नमस्कार। बिहार की राजनीति हमेशा से ही उथल पुथल भरी रही है। यहां सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाला नेता जितना ताकतवर होता है, उतनी ही तेजी से परिस्थितियां बदल भी जाती है। लालू प्रसाद यादव के दौर में जब नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक शैली से बिहार की सत्ता पर पकड़ बनाई, तो उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी। लेकिन अब जब उनका राजनीतिक करियर ढलान पर है और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या जेडीयू उनका उत्तराधिकारी तय कर पाएगी, या फिर भाजपा इस अस्थिरता का फायदा उठाकर बिहार की सत्ता पर खुद को मजबूत कर लेगी? नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के दौर में जहां बिहार में जातीय राजनीति अपने चरम पर थी, वहीं नीतीश कुमार ने विकास पुरुष की छवि बनकर खुद को एक अलग नेता के रूप में स्थापित भी किया है। इस राजनीतिक यात्रा में एक चीज साफ दिखी कि नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी दल का साथ छोड़ने और किसी के भी साथ जाने में हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन अब जब 2025 के चुनाव नजदीक हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या वे खुद इन चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे, या फिर उनकी पार्टी को किसी नए नेतृत्व की तलाश करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की उम्र 73 साल हो चुकी है। बीते कुछ महीनों में उनकी सेहत को लेकर के अटकलें तेज हुई हैं। वो पहले की तरह ऊर्जावान नहीं दिखते। उनके भाषण देने की शैली भी धीमी हो गई है। हाल ही में उनकी प्रगति यात्रा को स्वास्थ्य कारणों से रोकना पड़ा था, जिससे ये चर्चा तेज हो गई कि वे अब राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू का भविष्य क्या होगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेडीयू पूरी तरह से नीतीश कुमार पर ही निर्भर रही है और यह पार्टी उनके नेतृत्व में खड़ी हुई। और जब उनकी करियर अंतिम पड़ाव पर है, तो पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। जेडीयू में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर कई नाम सामने आते हैं। पहला नाम उनके बेटे निशांत कुमार का है, लेकिन निशांत ने खुद राजनीति में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को राजनीति से दूर रखा है। उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं है, इसलिए उनके पार्टी की कमान संभालने की संभावना बेहद कम है। दूसरा नाम आता है संजय झा का, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। वे लंबे समय से जेडीयू के रणनीतिकार रहे हैं और पार्टी की नीतियों को मीडिया से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निभाते आए हैं। लेकिन संजय झा की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वे जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठते। बिहार की राजनीति में जातीय आधार पर नेतृत्व तय होता है और संजय झा को कोई बड़ा सामाजिक समर्थन हासिल नहीं है। तीसरा नाम शामिल है विजय कुमार चौधरी का, जो लंबे समय से नीतीश कुमार के विश्वसनीय सहयोगियों में जोड़े जाते हैं। वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे उम्रदराज हो चुके हैं और किसी युवा नेता की तुलना में कम प्रभावशाली माने जाते हैं। चौथा नाम आता है अशोक चौधरी का, जो पहले कांग्रेस में थे और अब जेडीयू में हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को देखते हुए उनकी स्वीकार्यता कम है। अगर जेडीयू में कोई मजबूत उत्तराधिकारी तय नहीं हो पाता है, तो भाजपा इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बिहार में भाजपा हमेशा से नंबर 2 की भूमिका में रही है। जब भी वो सत्ता में आई तो उसे जेडीयू के सहारे आना ही पड़ा। लेकिन अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से हटते हैं, तो भाजपा के पास मौका होगा कि वो खुद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित करे। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बिहार में उसकी स्वीकार्यता पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर निर्भर है। बिहार में ओबीसी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग
की बड़ी आबादी है जो अब तक भाजपा से उतना नहीं जुड़ पाई है जितना यूपी में हुआ है। भाजपा के पास बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार की तरह सर्वमान्य नेता बन सके। भाजपा के कुछ नेताओं की नजर इस पर भी है कि अगर जेडीयू में बिखराव होता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा में शामिल हो सकता है और जेडीयू के कई विधायक भाजपा के संपर्क में बताए भी जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावा करना आसान हो जाएगा। राजद के लिए भी यह मौका है कि तेजस्वी यादव अब पहले से ज्यादा परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में अपनी रणनीति से भाजपा जेडीयू गठबंधन को कड़ी टक्कर दी थी और अगर जेडीयू कमजोर होती है तो राजद अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का भविष्य भी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस बिहार में लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर जेडीयू भाजपा में विलय कर लेती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य अब उनके स्वास्थ्य और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर निर्भर है। अगर वे 2025 के चुनावों तक सक्रिय राजनीति में बने रहते हैं तो जेडीयू को एक बार फिर मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर वे पीछे हटते हैं तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा संकट होगा। इस पूरे परिदृश्य में बड़ा सवाल यह है कि बिहार की राजनीति का भविष्य क्या होगा। अगर नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेते हैं तो क्या भाजपा सत्ता में अकेले आ पाएगी? क्या जेडीयू भाजपा में विलय कर लेगी या फिर तेजस्वी यादव इस स्थिति का फायदा उठाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अगले कुछ महीनों में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वे कब तक राजनीति में सक्रिय रहते हैं और अगर वे खुद को पीछे करते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा। अगर जेडीयू में बिखराव होता है तो भाजपा और राजद दोनों इन अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बिहार में 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जेडीयू के नेता अब भी नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर वे पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहे तो ये चुनाव बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।